तुम मार्वल वालों तुम ये क्या करने के ऊपर तुले हुए हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो कुछ भी तुमने शी हल्क के फिनाले के अंदर करा है वो मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने हमें एक सरप्राइज दिया है, जो चीज़ हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो दिखा दी है, तो इस पूरे के पूरे शो को अच्छा बना दिया गया है। तो आज हमारे पास शी हल्क के फिनाले को रिलीज कर दिया गया और फाइनली इससे हमारी जान छूटी। मतलब यार अब हर हफ्ते इसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा इतने ज्यादा खतरनाक और फिलर किस्म के एपिसोड्स देखने के लिए। तो शी हल्क जैसा कि अब खत्म हो चुका है, उसके अंदर काफी चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई। हल्क के कैरेक्टर के साथ हमें एक डेवलपमेंट नजर आई जहां पे उसके बेटे स्कार को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया फाइनली एमसीयू के अंदर। इसके अलावा डेयरडेविल जो है वो दोबारा शी हल्क से आगे मिलने लग गया है और ऐसे बहुत सी औसम चीजें देखी हमने इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर, जिस तरह के केविन फाइगी का कैमियो हो गया। तो इन्हीं सारी की सारी चीज़ों के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। ये मेरा एक तरह का रिव्यू होने वाला है शी हल्क की सीरीज के ऊपर, ना कि ब्रेकडाउन। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी शी हल्क के पूरे एपिसोड की शुरुआत बेसिकली एक जबरदस्त तरीके की विंटेज ट्रेलर के साथ होती है, जो कि सच कहूंगा कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। जो कि हल्क का जो पुराना शो हुआ करता था 70s या 80s में जो आया था, उसकी थीम बिल्कुल ऐसी ही थी, जहाँ पे बेसिकली हल्क की जगह हमें बस शी हल्क के शॉट्स चेंज करके दिखा दिए गए। और हम देखते हैं कि किस तरीके से अब जेनिफर को जो है वो बेसिकली डैमेज कंट्रोल के उसी प्रिजन के अंदर कैद कर दिया गया है जहाँ पहले अबॉमिनेशन हुआ करता था। लेकिन वहाँ पे उसके सारे के सारे साथी आके एक डील कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपने पैरों पे एक इनहिबिटर लगा लेती है और इसकी वजह से वो कभी भी शी हल्क के अंदर नहीं बदल पाएगी और इसलिए उसको आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। लेकिन शी हल्क की जिंदगी इतनी आसान नहीं है, उसको लोग अब तंग करने लग जाते हैं, उसको मॉक करने लग जाते हैं, उसको घर पे रहना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वो अपने पेरेंट्स के घर पे शिफ्ट हो जाती है। लेकिन उसके बाद उसको ख्याल आता है कि एबॉमिनेशन यानी कि एमएल ब्लॉन्स्की ने उससे कहा था कि जब भी वो उसके घर पे आना चाहे एक पूरी की पूरी वेकेशन के लिए या रहने के लिए, तो वो कभी भी आ सकती है। तो उसी तरह जेनिफर वॉल्टर्स यहाँ पे एमएल ब्लॉन्स्की के पास चली जाती है। लेकिन यहीं पे हम साइड ट्रैक करके अपनी दूसरी स्टोरी यानी इंटेलिजेंसिया के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स अपनी दोस्त के साथ मिलकर सारी की सारी चीज़ें पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। और यहीं पे जो उसकी दोस्त होती है वो बेसिकली यहाँ पे इंटेलिजेंसिया को एक ऐसी वीडियो प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से वो समझते हैं कि ये हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकती है। और तभी वो और पग मिलके जो इस पूरे के पूरे इंटेलिजेंसिया की पार्टी के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट होती है, अंदर अपनी एंट्री मारते हैं। और तब जाके मैं ये बात पता चलती है कि वहाँ पे वही ठरकी क्लाइंट जो कि शी हल्क के ऊपर पिछले 3-4 एपिसोड से लाइन मारने की कोशिश कर रहा था, जिसके पास वकांडन स्पेयर थी, वही दरअसल हल्क किंग है। और उसने ये पूरी की पूरी इंटेलिजेंसिया बनाई थी शी हल्क के ब्लड को अपने पास लेने के लिए। और हमें इस तरह से पता चलता है कि यहाँ पे बेसिकली जब इनकी मीटिंग हो रही होती है तो यहाँ पे एबॉमिनेशन की भी ऐसा गेस्ट एंट्री की जाती है और वो अपने एबॉमिनेशन वाले रूप के अंदर है, यानी कि उसको पैरोल के ऊपर निकाला गया था शर्त के ऊपर कि कभी वो एबॉमिनेशन के अंदर नहीं बदलेगा। लेकिन तभी जेनिफर वॉल्टर जो कि एबॉमिनेशन से मिलने के लिए आई भी होती है, उसका सामना सारी की सारी चीज़ों से हो जाता है। और हम देखते हैं कि तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें एकदम मैस अप होना शुरू हो जाती हैं, जहाँ हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे जो हल्क किंग होता है वो बात को रिवील करता है कि किस तरीके से इंटेलिजेंस को बनाया ताकि वो जेनिफर वॉल्टर्स को ब्लड को हासिल करके खुद एक हल्क बन सके जो कि वर्दी होगा। और अगले पल वो जेनिफर वॉल्टर्स के खून को अपने बॉडी में लगा के एक हल्क के अंदर अजीबोगरीब ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा घिनौना लग रहा था। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पर टाइटेनिया जो है वो भी इस जगह के ऊपर पहुंचती है शी हल्क से मुकाबला करने के लिए, यानी कि जेनिफर से। और उससे भी ज़्यादा जब ये सारी की सारी भगदड़ चल रही होती है तो इनक्रेडिबल हल्क हमारा जो होता है वो अचानक स्पेस से सीधा जेनिफर वॉल्टर्स को बचाने के लिए पहुंच चुका होता है। और यहाँ पे एबॉमिनेशन और हल्क के बीच थोड़ी बहुत फाइट शुरू ही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेनिफर वॉल्टर्स यहाँ पे एक ब्रेक लगाने को कहती है और वो कहती है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा मैस्ड अप हो रहा है, ये फिनाले इस तरह से जा रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगले ही पल वो यहाँ पे पूरी की पूरी फोर्थ वॉल को लिटरली आज ब्रेक कर देती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे सामने डिज्नी प्लस की स्क्रीन आ जाती है, यानी कि जो उनका होम पेज है या मेन्यू आप किसी को कह सकते हैं। और वहाँ पे वो शी हल्क के शो से बाहर निकलती है और मार्वल के असेंबल वाले शो के अंदर चली जाती है। अब मार्वल असेंबल की जो सीरीज है वो डिज्नी प्लस के ऊपर मौजूद है, जहाँ पे बेसिकली वो हर एक सीरीज या मूवी के बिहाइंड द सीन्स को दिखाते हैं कि स्टूडियो के अंदर उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, CGI के ऊपर काम कैसे होता है और ये सारी की सारी चीज़ें। तो बेसिकली जेनिफर वॉल्टर्स की शी हल्क जो है वो उस वाले शो के अंदर घुस जाती है और वो लिटरली हमारी यूनिवर्स यानी कि डिज्नी के स्टूडियो के अंदर पहुंच जाती है। जिस तरह से अगले पल वो सीधा यहाँ पे शी हल्क के प्रोडक्शन रूम के अंदर जाती है, जहाँ पे उसके सारे के सारे राइटर्स बैठ के सीजन 2 की कहानी लिखने के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी जेनिफर बोलती कि भाई ये क्या बवासीर बना दिए हो, ना इसमें मुझे मजा आ रहा है और ना ही किसी ऑडियंस को मजा आ रहा है। मतलब लिटरली यहाँ पे शी हल्क जो बातें हमारे दिल के अंदर मौजूद थी वही करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं पे वो सारे के सारे राइटर्स वगैरह बताते हैं कि भाई इसके अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें ऊपर से ऑर्डर आते हैं केविन की तरफ से। अब केविन का नाम सुन के हम सब समझ गए थे कि यहाँ पे केविन फाइगी की बात हो रही है। तो शी हल्क कहती कि ठीक है, अगर केविन ये सब कुछ करता है तो मैं उससे डायरेक्टली जाके बात करूंगी, क्योंकि ये मेरा शो है, केविन का नहीं है। और अगले पल हम देखते हैं कि शी हल्क यहाँ से बेसिकली डिज्नी के हेडक्वार्टर्स के अंदर जाती है, जहाँ पे केविन फाइगी का ओरिजिनल स्टूडियो के अंदर ऑफिस मौजूद है और वहाँ पे वो कुछ गार्ड वगैरह से मुकाबला करती है। हमें यहाँ पे मार्वल के काफ़ी ईस्टर एग्स नजर आते हैं और वो एक कमरे के अंदर एंटर होती है, जहाँ हमें एक ज़बरदस्त तरीके की स्क्रीन के ऊपर मार्वल की सारी मूवीज़ की फुटेज नजर आ रही होती है। और उस पूरी की पूरी फुटेज में जो हल्क की रोर होती है रैग्नारॉक वाली, वो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। लेकिन तब जाके हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल केविन फाइगी नहीं बल्कि हमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट नजर आता है, जो कि अपने आप को केविन की एब्रीवेशन से इंट्रोड्यूस करवाता है।
और बताया ऐसा जाता है कि ये केविन जो है इस अर्थ के ऊपर होने वाला मोस्ट इंटेलिजेंट एंटरटेनमेंट एल्गोरिथम है जो कि आज तक के नियर परफेक्ट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर चुका है। ऑब्वियसली वो यहाँ पे केविन फाइगी को ही शैडो कर रहा है और उसका कहने का मतलब है एमसीयू, यानी कि एमसीयू जो है वो नियर परफेक्ट मूवीज को प्रोड्यूस करता है और केविन फाइगी यानी कि केविन ही उसको बनाता है। लेकिन शीहल बता दी कि किस तरीके से ऑडियंस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होना शुरू हो चुकी है मार्वल से, कि उनकी स्टोरी हमेशा एक तरह से ही चलती है, एक ही तरह से एंड होती है, बहुत सिंपल प्लॉट्स होते हैं। इसके अलावा हर एक मूवी के अंदर हर एक हीरो के साथ कोई ना कोई डैडी इशू होता है, चाहे टोनी के बाप की बात करें, लोकी के या थॉर के फादर की बात करें, यहाँ तक कि स्टार लॉर्ड के तो दोनों के दोनों जो डैड होते हैं उनके साथ ही डैडी इशू था। जेनिफर हमारे दिल की बात जो है वो केविन फाइगी के सामने रख रही होती है और वहीं पे केविन फाइगी बोलता है कि ठीक है तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम कह सकती हो, लेकिन पहले अपनी जेनिफर वाली फॉर्म के अंदर आओ, क्योंकि यहाँ पे सीजीआई का जो खर्चा होता है वो काफी ज्यादा होता है और हमारी प्रोडक्शन टीम दूसरी अगले प्रोजेक्ट की सीजीआई के ऊपर लग चुकी है। और अगले पल बैकग्राउंड में हमें यहाँ पे वकांडा की थीम सुनाई देती है जो कि साफ तरीके से बता रही है कि केविन फाइगी और उनकी टीम ऑलरेडी वकांडा फॉरएवर के पूरी की पूरी पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर लग चुके हैं और इसलिए वो शी-हल्क के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो तभी ऑफ कैमरा यहाँ पे जो है शी-हल्क जेनिफर के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है और वो यहाँ पे इस तरह के और भी सवाल करती है, जहाँ पे वो ये भी पूछती है कि आखिरकार एक्समैन को जो है वो एमसीयू के अंदर कब इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। उसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसका हमें कोई खास जवाब मिलता नहीं है। तो इसी के बाद केविन कहता है कि आखिरकार तुम्हें किस तरह की एंडिंग चाहिए तुम बताओ। तो हम देखते हैं कि जेनिफर वॉल्टर्स कहती है कि ये ब्लड वाला जो पूरा का पूरा प्लॉट था ये बहुत ही ज्यादा सिंपल था, जो कि कैप्टन अमेरिका के सुपर सोलर सीरम की तरफ काफी ज्यादा मिलता जुलता था और इस पूरे के पूरे प्लॉट को हटा ही दो। और अगले पल वो जो वहाँ पे खतरनाक किस्म का एक नया हल्क बना था वो अचानक अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाता है और वहीं पे अगली पल कहती है कि ब्रूस का यहाँ पे होना मायने नहीं रखता है क्योंकि ये मेरा शो है, तो ब्रूस यहाँ पे क्या कर रहा है और अचानक वो स्पेस से मुझे बचाने के लिए आ गया, ये कुछ चीज मेक सेंस नहीं बनाती है। लेकिन केविन बोलता है कि ब्रूस का आना जरूरी है क्योंकि वो इस शो को आगे बढ़ाएगा और आगे चल के बहुत ज्यादा चीजों को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहीं पे शी-हल्क उसकी बात काटती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम उसको अपनी मूवी दो और उसके साथ जो करना है करो। तो यहाँ पे ये बात कंफर्म हो जाती है कि बेसिकली हल्क के ऊपर एक मूवी बनाई जाने वाली है और जो रूमर्स हम सुन रहे थे वर्ल्ड वॉर हल्क के वो यहाँ पे ट्रू हो जाते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पे एबोमिनेशन को भी उसकी ह्यूमन फॉर्म के अंदर रिवर्ट कर देती है और कहती है कि यहाँ पे मुझे उससे कोई मुकाबला नहीं करना है, बल्कि उसको एक ऐसी एंडिंग दो कि वो अपने गुनाहों को कबूल कर रहा है और अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार है। यानी कि सब कुछ लीगल तरीके से चलेगा जिस तरह जेनिफर वॉल्टर्स चीज़ों को हैंडल करती है, ना कि जिस तरह से केविन फाइगी मार्वल की हर एक चीज़ को हैंडल करता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि इसी रियलिटी के अंदर वापसी शी-हल्क जेनिफर लौट के चले जाती है अपनी शी-हल्क वाली फॉर्म के अंदर और सारी की सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेती है, जहाँ पे बेसिकली सब चीज़ें नॉर्मल होते हुए नजर आती है। लेकिन वो जाने से पहले केविन से एक और डिमांड करती है कि उसको डेयरडेविल चाहिए, क्योंकि शी-हल्क सिर्फ दो ही चीज़ों को स्मैश करती है जिसमें से एक डेयरडेविल है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फिनाले के एंड के अंदर डेयरडेविल की एंट्री भी होती है जो कि अपने उसी येलो एंड रेड कॉस्ट्यूम के अंदर है। अब मैं कहूँगा कि यहाँ पे डे लाइट के अंदर डेयरडेविल के इस कॉस्ट्यूम को देख के मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगा जो कि नाइट में हमें दिखाया गया था, क्योंकि वहाँ पे कलर्स बिल्कुल भी पता नहीं चल रहे थे और यहाँ पे कुछ कलर्स पता चल रहे थे। और इसी तरह एबोमिनेशन अब बेसिकली वापसी जेल जा चुका है जो कि इतनी ज़्यादा मुश्किल से बाहर निकला था, उसने अपनी सारी की सारी गलतियों को कबूल कर लिया। इसी के साथ जेनिफर वॉल्टर जो है मैट मेडॉक यानी कि डेयरडेविल को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाती है और वहाँ पे उनका अच्छा खासा लंच वगैरह चल रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी ब्रूस बैनर जो है वो वापसी स्पेस से लौट कर आ चुका है और वो कहता है कि स्पेस में यानी कि सकार के अंदर बहुत कुछ हुआ जो कि मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें एक अपने नए मेंबर से मिलवाना चाहता हूं जो कि मेरा बेटा स्कार है। और अगले पल हम यहाँ पे बहुत ही खतरनाक और भयानक किस्म की सीजीआई के साथ हल्क के बेटे स्कार का इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब मैं कहूँगा कि यार यहाँ पे जिस तरीके से स्कार का इंट्रोडक्शन किया गया है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इतना ज़्यादा फ्लैट, इतने बड़े कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक तरह से उन्होंने इस पूरे के पूरे हाइप की जो था स्कार के अराउंड उसकी रेड लगा के रख दी है। स्कार का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, खतरनाक और गुस्से वाला कैरेक्टर है, लेकिन इस पूरे के पूरे एक शॉट के अंदर अगर देखें तो वो हल्क के साथ बिल्कुल दोस्त की तरह घूम रहा है जैसे उसको काफ़ी सालों से जानता है। और सकार प्लैनेट के ऊपर क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका बेटा कहाँ से आया, ये सब हमें कुछ भी नहीं पता। और फ्यूचर में शायद इसके ऊपर एक मूवी बनेगी जिसमें ये सब कुछ दिखाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए उसकी सीजीआई मुझे बहुत ज़्यादा भयानक लगी और स्कार के कैरेक्टर से मेरा सारा का सारा जो इंटरेस्ट था और हाइप था वो यहाँ पे मर गया इसको देखने के बाद। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एपिसोड का एंड होता है जिसके आखिर में एक पोस्ट क्रेडिट सीन था और मुझे लगा कि पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो कि फ्यूचर में किसी बड़े प्रोजेक्ट की तरफ हिंट देगा। लेकिन यहाँ पे एमल ब्लॉन्स्की अपने केज के अंदर मौजूद होता है और वहीं पे बेसिकली वोंग उसको दोबारा से अपने साथ कमरताज ले जाने के लिए आ चुका है। तो यानी कि एमल ब्लॉन्स्की अब जेल के अंदर नहीं और बाहर निकल चुका है और उसके अलावा हमें कुछ भी रिवील नहीं किया गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये फिनाले में कहूँगा कि पूरा का पूरा बहुत अच्छे और यूनिक तरीके से हमें दिखाया गया, जिस तरीके से फोर्थ वॉल को ब्रेक करके चीज़ों को दिखाया गया। केविन फाइगी का जो पूरा का पूरा सपोजिटली कैमियो देखने को मिला वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। लेकिन मैं कहूँगा कि इससे पूरे के पूरे ओवरऑल इस एपिसोड की और इस ओवरऑल सीरीज़ का जो वेट है वो नहीं बढ़ता है। इस सीरीज़ ने 9 एपिसोड के साथ हमारा बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद करा है जो कि इसको नहीं करना चाहिए था और मार्वल इस पॉइंट पर आके इस बात को समझता भी है कि उन्होंने जो करा है वो गलत करा है
और उनको ऐसा लग रहा था कि शायद जिस एंडिंग में ये जो चीज़ दिखाने वाले हैं इसके ज़रिए वो सब कुछ लेवल अप कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो मेरी नज़र में शी हल्क शो जो है वो एक तरह का वेस्ट था, बिल्कुल टाइम का आपके। अगर आप इस पूरे के पूरे शो को स्किप भी कर देते और किसी यूट्यूबर की कोई वीडियो देख के इस शो को समझ लेते एक समरी के तौर पे, तो आपको उससे ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें की गई हैं, जिस तरह सकार का इंट्रोडक्शन, तो वो इस तरह से किया गया है जो कि बिल्कुल मज़ेदार मुझे नहीं लगा। तो अगर मैं इस सीरीज़ को रेटिंग देने की बात करूँ तो मैं ये कहूँगा कि यार इसकी रेटिंग मैं क्या ही दूँ। मतलब मैंने इसको पहले सोचा हुआ था कि मैं सिर्फ इसको 10 में से 3 नंबर दूंगा। अब डेयरडेविल के एपिसोड के आने के बाद और इस फिनाले को मिलाने के बाद थोड़ा सा वेट ऐड हो गया है, तो मैं इसको सिर्फ 4 आउट ऑफ 10 ही नंबर्स दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं दूंगा और ना ही मैं किसी को रिकमेंड करूंगा कि वो 9 एपिसोड्स को देख के अपना टाइम को वेस्ट करे। मैं ये कहूँगा कि शायद मार्वल के पास इस दौरान कोई मूवी या शो नहीं आ रहा था और इसीलिए उन्होंने शी हल्क को रिलीज़ कर दिया, ताकि मार्वल का एक नाम रह सके कि वो साल में हमें अलग अलग चीज़ों के जरिए प्रोवाइड करके एंटरटेन कर रहा होता है। लेकिन इसके अलावा शी हल्क की कोई इंपॉर्टेंस मेरी नज़र में नहीं थी। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा और जो भी हमने डिस्कशन करी हैं उसके जरिए आपको कुछ चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। तो आप लोग कमेंट डाउन करके ज़रूर मुझे अपना ओपिनियन बताएगा इस शी हल्क सीरीज़ के ऊपर कि आपको क्या लगता है। क्या मार्वल वालों ने शी हल्क को सही टाइम पे और सही तरीके से रिलीज़ किया है, या फिर इसको 6 एपिसोड या उससे भी कम एपिसोड्स के अंदर दिखा के खत्म कर देना चाहिए था? आपका ओपिनियन मैं ज़रूर पढ़ूंगा कमेंट्स के अंदर, तो उसको शेयर करना ना भूलिएगा। साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है इस तरह की ऑसम वीडियोस को बनाने के लिए। सो गाइस, अगर आप कॉमिक्स से सकार के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कौन है, कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसकी किस तरीके से इस एपिसोड के अंदर रेड लगाई है, तो मैं आपको सकार के ऊपर हुई भी एक ज़बरदस्त तरीके की मार्वल कॉमिक्स की सीरीज रिकमेंड करूंगा, जो कि मेरे मेन चैनल स्पीड टाइगर पे मौजूद है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ मैं ज़बरदस्त तरीके की न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।